गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि आज एक छात्र का कमेंट भी था कि सर ऑनलाइन वगैरह इसको पढ़ा दीजिए, तो बेटा मैं उनसे यही कहूँगा कि आप बेटा ऑनलाइन में ना पढ़ें। आप अच्छा नंबर लेने के लिए आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से पढ़ना चाहें डीपली तो आप डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन डीपली इसके अंदर ज़रूरत है नहीं, हाई स्कूल लेवल की चीज़ है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पूछा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसका तीसरा पेपर है, और पहला पेपर तरंग है, मतलब वेव। तरंग क्या होती है आप जानते ही, दो प्रकार की होती है। एक ईंटा पानी में फेंक दो, एक रस्सी हिला दो, माता जी कपड़ा आप देखे ही होंगे। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्य आप तरंग जान रहे होंगे। तो ये तरंग और ध्वनि और विद्युत रेडियो इस तरह के पेपर हैं इसके अंदर। तो ये हाई स्कूल लेवल के हैं, इसके लिए ऑनलाइन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इसको ऐसे भी वीडियो से भी, मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप इसको जो है आप हमको यूट्यूब से कमवा दीजिए, हमें तो आता भी नहीं है कैसे कमाया जाता। हमने तो बच्चों के लिए 18 में बनाया था, आप लोगों के लिए। और आप उसी तरह से है भी आज की डेट में, ये कोई 1000 से इसको ऊपर है भी नहीं कोई सब्सक्राइब करने वाला। और सुनने को तो बहुत लोग सुनते हैं, तो दिखता ही है। तो खैर आइए देखते हैं हम लोग कि आज ये इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले तो रेडियो टीवी कहा जाता था, क्योंकि पहले यही था भी। दिल्ली वगैरह तक भी मैंने 92 में देखा है, वहाँ मैं 92 में भी हूँ मैं, तो मैंने वहाँ देखा कि रेडियो टीवी के ही ज़्यादा था। लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अंदर तरंग का जानना, ध्वनि का जानना, विद्युत का जानना, चुंबक का जानना, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरे पेपर तक, और चौथा रेडियो, पांचवा टीवी है आपका। तो 5 पेपर हैं आपके 60-60 नंबर के। हर पेपर में आपका 23 नंबर के 23 सवाल आते हैं। तो तरंग में पहला पेपर, इसके अंदर तरंग और ध्वनि का सिद्धांत है। आइए देखते हैं, और यहीं से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप ईयरफोन लगा के आराम से सुनिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर क्या है। तो पहले हम पहले ही चैप्टर पर सीधे पहुँच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को पढ़ने की हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी दुकान पर बैठ जाएंगे, हथियार औजार सब देख लेंगे, समझ लेंगे, जान जाएंगे, तो इस तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी और क्लास में भी आप जान जाएंगे। तो यांत्रिक तरंगे क्या हैं कि वही जब आप तालाब में शांत है तो उसमें पत्थर फेंक दें टुकड़ा, तो उस स्थान पर आप देखेंगे कि वहाँ पर तरंग होगी, एक विक्षोभ उत्पन्न होगा, और इस विक्षोभ से जो है यह तरंग गति जो है समान चाल से आगे बढ़ेगी। और इसी चीज़ को आप रस्सी में बांध के कर दें तो इसमें भी आप देखेंगे। और ये यांत्रिक तरंग जो है 2 गुणों में रहेंगे, जब पदार्थ में, पानी में और ये रस्सी में, जिसमें इलास्टिसिटी एक प्रत्यास्था हो और दूसरा क्या हो, जड़त्व हो। तो जड़त्व और प्रत्यास्था रहेगी कहीं रुके जाके, तो और प्रत्यास्था मतलब फैलने की जगह, तो ये आपको रहेगी, तो आप तरंग उसमें पैदा कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं, जैसे एक अनुप्रस्थ हो गई। तो अनुप्रस्थ को अगर आप ध्यान से देख लें तो ये आप रस्सी आप मान लीजिए हिला रहे हैं, तो ये ऊपर और नीचे, एक बार मान लो साइकिल आप चला रहे हो, तो साइकिल चलाओगे तो ऊपर नीचे करोगे कि नहीं, आप पैडल मारोगे। तो एक पैडल अगर आप मार रहे हो तो एक साइकिल कहो इसको, वही सेम चीज़ साइकिल। तो इसी में एक यहाँ से एक पैडल से एक पैडल की जो दूरी है, इसी को हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा बोलते हैं या तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। और ये अधिक जो दूरी जाती है आपकी पैडल की नीचे वाली, इसी को आयाम कहते हैं। आगे पूछेगा आयाम क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, तो आप बता सकते हो कि एक साइकिल में चली गई दूरी को हम लैम्डा कहते हैं। और जो सबसे अधिक ऊंची जाए दूरी,
तो तरंग की उसे आयाम कहते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों में इसे हम कहते हैं। और ये लंबवत जो है कंपन करती हैं। इसकी यही खासियत है कि ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और जब आप इसको मैकेनिकल यांत्रिक तरंगों में आप इसको प्रवाहित कराने की कोशिश करेंगे तो ये लंबवत दिशा में कंपन करेंगी, लंबवत ऊपर नीचे ऐसे लंबवत रहेंगी, और इसी का ठीक उल्टा अनुदैर्ध्य में समानांतर होंगी, क्योंकि इसमें स्प्रिंग का यूज करेंगे आप। तो स्प्रिंग का यूज करेंगे तो आप देखिए, दोनों को एक साथ साथ देख लेते हैं। तो ये स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं तो कहीं पास रहेगा और कहीं विरलन रहेगा, तो संपीड़न रहेगा, और विरलन कहीं दूर दूर वाला स्प्रिंग 3 ठो रहेगा, और कहीं पास 4-5 ठो रहेंगे, तो संपीड़न विरलन की दूरी आ जाएगी। तो ये अनुदैर्ध्य तरंग रहेगी और ये अनुप्रस्थ तरंग रहेगी। अनुप्रस्थ तरंग आपकी इस रस्सी में आप बना सकते हैं। और इसको जो इसके अंदर एक बात है कि इसमें जो है अगर आप देखें तो इसमें ये ठोस में ही पैदा की जा सकती है, और गैस में ये उत्पन्न नहीं की जा सकती। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बड़े आराम से। ये ठोस में पैदा कर सकते हैं, इसको गैस में आप पैदा नहीं कर सकते हैं। तरंग संबंधी कुछ परिभाषाएं अगर आप वही आयाम आपसे, तो वही जो है अधिक से अधिक दूरी स्मॉल ए से आप इसको दिखाएंगे, और टाइम आवर्तकाल आपसे पूछेगा, तो आवर्तकाल वही जो आपका एक कण का मतलब एक साइकिल चलने में समय लेगा, वही आवर्तकाल हो जाएगा। आवृत्ति क्या है, तो 1 सेकंड में जो है जितने कंपन करता है तो उसे हम आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ये 3 ठो हमेशा याद रहना चाहिए हमेशा आपको। और अगर आपको तरंग का संचरण कोई चित्र भी बनाना है तो आप ज़रूर बनाएं, ताकि और उसको दिखाएं। ये ऊंचाई से ऊंचाई की दूरी लैम्डा होती है, और ये दूरी ए होती है, और यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी ये लैम्डा होती है, और ये भी आपका जो है वो एक साइकिल होता है। तो ये संचरण की दिशा आप दिखा सकते हैं, और इसको आप चित्र में बना सकते हैं। और तरंग की चाल अगर आप आएँ तो v=n लैम्डा। तो n और लैम्डा, n मतलब आवृत्ति और लैम्डा मतलब आपकी वही लैम्डा की दूरी, वही एक तरंग की एक साइकिल की दूरी। v चाल हो गई, तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ये आपसे अगर आवृत्ति और हर्ट्ज में होती है और तरंग दैर्ध्य आपको मीटर में दिया रहेगा, तो चाल जो है आपका आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं सूत्र में भी। अब न्यूटन साहब आए तो इन्होंने ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचरण पर अपना एक अनुभव किया, और देखा कि 0 डिग्री वायु दाब पर जो है अगर घनत्व तो लिया जाए वायु का, तो उन्होंने अपना और प्रेशर को उन्होंने एक माना कि 0 डिग्री पर इतना वायु में प्रेशर रहेगा, और घनत्व को लिया। तो उन्होंने जब निकाला तो 280 मीटर पर सेकंड आया। तो इनका फार्मूला था v करणी में p/d। तो इससे 280 मीटर पर सेकंड जब आया तो ये चाल जो है ध्वनि की आप जो है तरंग जो है ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र जो था आपका, ये गलत साबित हो गया, क्योंकि 332 होनी चाहिए मीटर पर सेकंड। और ये 100 साल बाद करीब लाप्लास साहब आए, और लाप्लास ने जो है करीब 100 साल बाद आया ये, और 1818 में इन्होंने जो है न्यूटन की गलती को ठीक किया, और ठीक करके इन्होंने एक सूत्र दिया बहुत साधारण सा, करणी में एक गामा सूत्र दिया। गामा का मान था 1.41, और 280 में इसका गुणा कर दीजिए, 332 आ जाता है मीटर पर सेकंड। तो यही लाप्लास का संशोधन आपसे पूछ लेता है। निश्चित ये क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का सूत्र क्या था, तो न्यूटन का सूत्र भैया p/d था, प्रेशर/d, और इसी में लाप्लास साहब जो है गामा लगा दिए, और जो वही गामा उनका मान था, उस गामा का मान था क्या भैया, गामा ये इस तरह से गामा बनता है, और ये करणी में 1.41 लगा दिया उन्होंने, इस तरह से ये बना दिया।
अब ताप दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर, तो आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 1 डिग्री अगर ताप बढ़ा दें तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये जी के भी है। अगर 1 डिग्री ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में बढ़ेगी कितना, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और वही आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, बरसात के समय में, तो बरसात के समय में क्या होगा कि घनत्व, तो चूँकि सूत्र हमारा यही है V करणी में लाप्लास साहब और न्यूटन साहब P/D। तो अब ये जो P/D हैं और लाप्लास साहब हैं, तो अब इससे जो है V जो है आपका D में इन्वर्स में दिखाई देगा, उल्टे में V 1/D मतलब करणी में, तो आप उल्टा आ जाएगा। तो आप उल्टा जब देखेंगे तो जब आप गर्मी में आप चिल्लाएंगे तो ध्वनि दूर दूर तक नहीं जाएगी, और जाड़े में आप चिल्लाएंगे तो आप ध्वनि आपकी दूर दूर तक जाएंगे। तो ये देखिए लिखा है, जब वायु में नमी अधिक होती है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है तथा ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है, और ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा बरसात में ये काम होता है। तो इस तरह से आप ताप और दाब का अपना आर्द्रता का प्रभाव बता सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका एक तरह से ख़त्म होता है। और अगर दूसरे चैप्टर पर आप आएँ तो आपका प्रोग्रामी तरंग क्या होती है, तो ऐसे कभी कभी पूछता है। देखिए क्वेश्चंस भी अपने आप बनते जा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूँगा कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए तरंग में, लेकिन जब पूरे हो जाएंगे चैप्टर तब तरंग कोई डिस्टर्बेंस ना आए तो। तरंग गति क्या है, आयांत्रिक तरंग मतलब तरंग गति किसी भौतिक माध्यम में एक विक्षोभ को हम तरंग गति कहेंगे, और इसकी विशेषता क्या होगी कि भाई मैकेनिकल है, हाथ से उत्पन्न की गई है, तो इसमें इलास्टिसिटी होगी और जड़त्व होगा, और ये कण जो है एक दूसरे स्थान पर परिवर्तित नहीं होंगे बल्कि अपनी स्थितियों में ऊपर नीचे कंपन करेंगे, और इनका कला बदलती रहेगी, और ये जो है इसमें व्यतिकरण विवर्तन की घटनाएं होंगी, और तरंग गति में ऊर्जा निरंतर एक कण के पास से दूसरे कण में चली जाएगी। यही समतल जो है तरंग की विशेषता आपसे पूछ लेता है 2-4 नंबर में कि तरंग गति और उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए, तो आप बता सकते हैं आराम से। करीब 7-8 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं। और कहीं कहीं आप इसको अगर चाहें तो इसका सूत्र भी आप जो है इस तरह से y = a sin 2π करणी में स्मॉल t का पट्टा कैपिटल T -x/λ, और इसको आप इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं, जो कि आप सामने आप दिख रहा है साइकिल के रूप में, आप इसको बता सकते हैं। और आगे बढ़ें, इसके अंदर ये भी छोटा चैप्टर है, इसके अंदर आपसे अक्सर पूछ देता है कि एक तरंग की तीव्रता क्या है, तो ये 8 नंबर का है। तो किसी माध्यम में तरंग के संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा का प्रवाह होगा वही तरंग तीव्रता कहलाएगी, और इसका मात्रक वही वाट/मीटर² आप कह सकते हैं। और I आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको मिल जाएगा। I n² ये आपका अक्सर इस पर सवाल पूछ देता है। तरंगाग्र क्या है भाई, तो तरंगाग्र जब किसी माध्यम में किसी क्षण ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ होगा जिसमें सभी कण जो हैं आपके उनकी कंपन जो है समान कला में हो, मतलब एक जैसा कंपन कर रहे हों, तो ऐसे बिंदुपथ को हम तरंगाग्र कहेंगे। बहुत छोटा होता है, और किसी जैसे उदाहरण के तौर में किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो चारों ओर वृत्तीय जो फैलता है उसे ऊर्मिका कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है ऊर्मिका किसे कहते हैं, तो उसी को ऊर्मिका कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल हो गया, समतल का देखिए चित्र आप ऐसे बना सकते हैं, और एक मान लीजिए गोलीय हो गया,
और एक बेलनाकार हो गया। तो 3 तरह के आपके तरंगाग्र होते हैं। इस तरह का आप बना के आप 2 चैप्टर आपका हो गया। ये कंप्लीट एक चैप्टर और है, इसको अगले वीडियो में देख लेंगे, लंबा नहीं करना चाहता मैं। और बाकी आप धीरे धीरे हो जाएगा। 8 चैप्टर हैं, तो एक एक वीडियो में 2-2 चैप्टर कवर किया जाएगा, या एक चैप्टर में जैसा रहेगा कवर करके। और इम्पोर्टेंट जो मैं आपने पिछली बार भी कहा था कि मेरे इम्पोर्टेंट्स आए थे, तो वो इम्पोर्टेंस बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा, भले मेरा 1000 हो या ना हो, ठीक है। तो ये कमिटमेंट तो मेरा हर साल आप लोगों के साथ रहता है और रहेगा। मेरे मेनी थैंक्स छात्रों। और कक्षा 12 के छात्रों को तो मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ कि जो है उनके नंबर इस बार 75% से ज़्यादा हैं। समान आधारित विषय को अच्छे तरह से पढ़ें। और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आसान है, तरंग है और ध्वनि है और विद्युत चुंबक है, ये सब हाई स्कूल लेवल की चीज़ हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसके अंदर। और ये मिनी ITI था आप लोगों के लिए 1986 में। और आज तो मान लीजिए आज की डेट में भी ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप तैयारी कंप्यूटर और अपना ये करते हुए टाइपिंग ज़रूर सीख लीजिएगा, और अपनी तैयारी भी करते रहिए। और साथ में इस टेक्निकल को भी क्लास के साथ अपने किसी दुकान वाले से, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दुकान से, मोबाइल वगैरह जो है इस समय अब तो रेडी नहीं रहा, वहाँ आप बैठ के इसको, अब क्यों नहीं है, LED वगैरह तो है ही हैं, उसमें आप जा सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और फिर भी आप जो ये दुकानें खुल रही हैं, बेच रहे हैं सामान, वहाँ बैठ के आप इसको जो सोल्डर आयरन वगैरह रखे हैं, छोटा मोटा करते हैं काम, तो उनके यहाँ बैठ के आप अपना टाइम 1-2 घंटे पास करिए। इधर उधर खेलने से बढ़िया है, इससे आपकी स्किल भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ आप जो है परीक्षा में भी आप प्रश्न नहीं छोड़ना है, कोई भी पूरे प्रश्न करने हैं तरंग के। और जो है आपका 60 नंबर में 30-35 नंबर अच्छा पा जाते हैं लड़के, और जो कोई प्रश्न नहीं छोड़ते हैं। मेरे आज तक तो सारे बच्चे पाए हैं। तो प्रश्न ना छोड़ें, और थोड़ा सा है तो थोड़ा बहुत लिखें, लेकिन उटपटांग चीज़ें ना रहें, और टॉपिक पर ही रहें। और आप अपना प्रश्न को मत छोड़िए। अगर मान लीजिए तरंगाग्र पूछा है, 2 ही आ रहा है, 2 ही लिखिए, मत लिखिए एक थोड़ी आने दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप कुछ लिखते रहिए, एक ही आ रहा कुछ लिखिए, उसको छोड़िए मत। तो यही मैं आपसे निवेदन करूंगा, और साथ ही आपको बधाई भी दूंगा कि इस साल भी आप जो है अच्छी तरह से 70% से पास हों। मेनी मेनी थैंक्स।